नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आर.के.जे. सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज भी हम दो बड़े बड़े आर्टिकल देखने वाले हैं। पहला आर्टिकल हम देखने वाले हैं हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड। राइट टू प्राइवेसी, डाटा शेयरिंग, डाटा का चोरी हो जाना, ये सारी चीज़ें आज के समय में कॉमन हो गई हैं। और यहाँ तक कि जो हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम है ना, वहाँ से भी डाटा चोरी हो रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है, उसको बेचा जाता है, उससे पैसे कमाए जाते हैं। इसको हम कैसे करके रोक सकते हैं? भारत सरकार की तरफ से अभी हाल फिलहाल में जो डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया था, वो कितना कारगर है? क्या वो इस चीज को रोक सकता है? अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो तेजी के साथ में डिजिटलाइजेशन हो रहा है एजुकेशन सिस्टम का। इसके साथ ही साथ में अब क्या काम किया जा रहा है, बच्चों का जो डेटा होता है ना, उसको सरकार थर्ड पार्टी को शेयर कर रही है। जैसे डिजी लॉकर जैसी जो संस्थाएं हैं, उनको वहां पर आप अपना डेटा रखते हैं। अब वहां पर आपका डेटा कितना सुरक्षित है, डिजी लॉकर उसका क्या करता है, क्या वहां से लीक करके वो पैसे की कमाई करता है, ये सारी चीजें हम बिल्कुल भी नहीं जानते। तो डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड ये आर्टिकल, इसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड वाला जो हमारा आर्टिकल होने वाला है, ये आर्टिकल बेमिस्टेक से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो बे ऑफ बंगाल की कंट्रीज है, पार्टिकुलरली हमारे ईस्ट में जो कंट्रीज पड़ती हैं, इनकी अभी हाल फिलहाल में सेकंड नंबर की बैठक का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का क्या महत्व है, कौन कौन से मुद्दे अलग अलग कंट्रीज की तरफ से उठाए गए हैं, इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे ये जो बिम्स्टेक ग्रुप है या फोरम है, ये भारत के लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं इस पहले आर्टिकल को, जो कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड है। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है, उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं, जैसे कि एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ डाटा शेयरिंग एंड डाटा मिनिमाइजेशन इज पार्टिकुलरली पर्टिनेंट गिवन द सेंसिटिव नेचर ऑफ चिल्ड्रंस पर्सनल डाटा। अब किसी भी व्यक्ति का हो, चाहे वो बच्चों का पर्सनल डाटा हो, वो काफ़ी संवेदनशील होता है। इन सब चीज़ को देखते हुए जो डेटा प्राइवेसी है, डेटा मिनिमाइजेशन है, इसकी जो थ्योरी है उसका पालन करना बहुत ज़्यादा आज के समय में ज़रूरी हो गया है। दो चीज़ें, एक तो डाटा प्राइवेसी का ध्यान रखना है और दूसरा डाटा मिनिमाइजेशन का, क्योंकि जो बच्चों का डाटा रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। भारत की स्कूल शिक्षा प्रणाली की बात करें तो ये विश्व के सबसे विस्तृत एजुकेशन सिस्टम में माना जाता है। ठीक है, विस्तृत मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव इकोसिस्टम है पूरी दुनिया में। आप खुद सोच सकते हैं कि आज के समय में पढ़ाई कितनी महंगी हो चुकी है, पार्टिकुलरली यदि आप प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाते हैं तो। यहाँ पर 15 लाख स्कूल हैं, 97 लाख टीचर हैं और लगभग 26.5 करोड़ स्टूडेंट इनरोल्ड हैं प्री प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक। मतलब यहाँ पर हमको अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक लेवल के बच्चे देखने को मिलते हैं। अब आगे बात करी जाती है एक प्लेटफॉर्म की स्थापना की, जिसको क्या बोला जा रहा है, UDSIE प्लस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। अब जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है कि ये क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। सरकार ने UDSIE प्लस की स्थापना करी थी 2018 में। उनको लगा कि हमें जो है एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करना है। इन्हीं सब को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने UDISE प्लस प्लेटफॉर्म की स्थापना करी थी। ये काफ़ी क्रूशियल रोल अदा करता है, जिसके माध्यम से कलेक्ट किया जाता है, साथ ही साथ एक्सचेंज किया जाता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन को। जैसे कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर टीचर कितने हैं, स्टूडेंट का इनरोलमेंट कैसा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। कुल मिलाकर के इसके माध्यम से
मिनिस्ट्री आउटकम बेस्ड पॉलिसी तैयार कर सकती थी ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके हमारे इंडिया में। चौथा काम जो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जा रहा है वो है एजुकेशनल ट्रेंड को मेजरमेंट भी करता है कि भाई किस प्रकार से ट्रेंड चल रहा है। 5वें नंबर का जो काम है इसके द्वारा वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस डिलीवरी। ठीक है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेहतर हो सके, सर्विस डिलीवरी बेहतर हो सके, इसके लिए भी इसकी स्थापना हमने करे थे। इसके बाद एक और प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है जिसका नाम है अपार। शॉर्टकट में इसको APAR बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आइडेंटिफिकेशन। इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आइडेंटिफिकेशन। तो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई जाती है। मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया था अपार सिस्टम को, उसके साथ ही साथ ये अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिफायर माना जाता है किसी भी स्टूडेंट को लेकर के। आप ये कह लीजिए कि वो बच्चे की एक आईडी आपने दे दी है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जो एकेडमिक क्रेडेंशियल हैं स्टूडेंट के, उसको आप एक जगह में रख दे रहे हैं कि बच्चे ने कितना नंबर पाया है, कैसे क्या कितने सब्जेक्ट में उसके नंबरिंग रहे हैं। अब वहीं यदि हम डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, पर यूज़र सो कलेक्टेड इंक्लूड्स आधार इंफॉर्मेशन। ठीक, एक चीज़ इसमें और यहाँ पर मिल जा रही है, वो क्या है कि आधार की इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पर ले जा करके रख दिए हैं। ये काम भी आप कैसे किए हैं? वॉलेंटरी कॉन्सेंट बेस्ड मैकेनिज्म के माध्यम से। इसका मतलब ये है बच्चा सहमति दे चाहे मत दे, आप उसके आधार कार्ड, आप उसकी जानकारी को इस प्लेटफॉर्म में रख दिए हैं। अब फिर इस प्लेटफॉर्म से वो डेटा कहाँ जा रहा है? क्या कोई स्कूल वाला, कॉलेज वाला इंफॉर्मेशन वहाँ से खरीद ले रहा है और आपको फ़ोन लगा रहा है, फिर सर कक्षा 7वीं में आपको एडमिशन लेना है क्या, BCom करना है क्या? तो ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? ये सब चीज़ें यहीं से संभव हो पाती हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम दोनों प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, अपार की और UDSI प्लस की हम बात करते हैं। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म की यदि हम बात करें, ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट लाए गए थे, हम इंट्रोड्यूस किए थे कि भाई स्कूलिंग को हम ईज़ बना सके, थोड़ा सा आसान बना सके। ठीक है, इसके लिए लिंक किया जा रहा था स्कूलों को अपार और UDSI प्लस के साथ में। अब इसमें कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है हम उसको ऑटोमेट कर सकें। ठीक है, इसके बदले में क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो ड्रॉप आउट का रेट है उसको हम कम कर पाएंगे ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल फेसेस में, एंड इन्हेंस किया जा सके अपॉर्चुनिटीज़ कि आप जो है कंटिन्यू एजुकेशन कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर अब हमें थोड़ी सी कंप्रोमाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से अब तीसरी चीज़ आ चुकी है, यहाँ पर थर्ड पार्टी आ चुकी है। कुछ एंटाइटीज़ जैसे डिजीलॉकर है, एडटेक कंपनियाँ आज के समय में आ गई हैं। अब आपका डाटा सरकार कह रही है कि आप यहाँ पर रखो। यहाँ पर यदि आप डेटा रख रहे हैं और इसकी क्या गारंटी है कि वो डाटा यहाँ पर सुरक्षित रहेगा, लीक नहीं होगा, उसका मिसयूज़ नहीं होगा? मेरे डाटा से लोग लाखों कमाएंगे और मेरे को 0 रुपये भी नहीं मिलने वाला है। तो ये क्या काम करती हैं? ये इस प्रकार की संस्थाएं स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेशन करके काम करती हैं। यदि इंटरलिंक कर दिया जाता है UDSI प्लस को एंड अपार को, ठीक है, जैसे कि हम ऊपर वाले मैनर में बात किए हैं ऊपर के हिसाब से, तो स्टूडेंट का जो डेटा है बहुत बड़े मात्रा में गैदर किया जा सकता है इस प्रकार के एक्टर द्वारा एजुकेशनल इकोसिस्टम में। वहीं यदि हम डाटा शेयरिंग की बात करें, डाटा शेयरिंग यदि गवर्नमेंट कर रही है तो इसके लिए क्या पॉलिसी सरकार लेकर के आई है? एजुकेशन मिनिस्ट्री ने फॉर्मुलेट किया था डाटा शेयरिंग पॉलिसी को स्कूल एजुकेशन के लिए, लिटरेसी के लिए 2020 में।
हालांकि देखा जाए अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है एंड रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसमें हमें ओवरहाल मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है। एंड ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिल रही है? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन डीपी एक्ट 2023 के माध्यम से। यदि किसी प्रकार से क्लियर रेगुलेशन आप लेकर के नहीं आएंगे, मिनिमम स्टैंडर्ड तैयार नहीं करते हैं एडटेक प्लेयर के लिए, तो उनका जो कामकाज है उसमें क्वेश्चन खड़ा होता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब जो डेटा शेयरिंग है इसमें हमको नॉन कॉम्प्लायंस देखने को मिल रहा है। नॉन कॉम्प्लायंस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है जिस नियम कानून के तहत डाटा शेयरिंग होना चाहिए उस नियम कानून के अंतर्गत डेटा शेयरिंग नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड गाइडलाइन जारी की जाती हैं, ठीक है, कि भाई वेरीफिएबल पेरेंट कॉन्सेंट क्या होता है। कॉन्सेंट फ्रॉम पेरेंट्स फॉर माइनर डाटा sought under UDISC plus APAR regime may violate this requirement। अब यहाँ पर आप एक बात बताइए कि यदि माँ बाप से या फिर बच्चों से सहमति नहीं ली जा रही है या फिर उनको जानकारी ही नहीं है तो उनके डाटा का मिसयूज़ होना तो तय ही है। वहीं हम DPDP एक्ट की बात करें, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, ये जोर देता है कि भाई पर्सनल डाटा कलेक्शन का क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है और ये चीज़ केवल स्पेसिफाइड लेजिटिमेट पर्पस के लिए ही होना चाहिए। पार्टिकुलरली स्पेशली उद्देश्य के लिए आप कर सकते हैं, हर काम के लिए आप किसी का डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब सरकार यदि डाटा अपने पास में कलेक्ट करके रखती है या फिर डाटा को शेयर करके रखती है तो इससे सरकार को बहुत फ़ायदा होता है। मिनिस्ट्री ने एक्नॉलेज किया था, एक्सेप्ट किया था कि शेयरिंग बेनिफिट ऑफ शेयरिंग स्टूडेंट डाटा एट ए नेशनल स्केल फॉर इंस्टांसेस टू ट्रैक इंटर स्टेट स्टूडेंट माइग्रेशन। सरकार कह रही है कि हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा शेयर कर रहे हैं, इसके माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिल जा रही है। जैसे कि हम ट्रैक कर पा रहे हैं राज्य के भीतर में माइग्रेशन हो रहा है क्या, एक राज्य से दूसरे स्टेट में लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हम ट्रैक कर पा रहे हैं। लेकिन यदि बच्चों से वॉलंटरी बेस्ड सहमति ली जा रही है तो ये सबसे ख़तरनाक हो जाता है। कंपलसरी बनाना चाहिए ना कि भाई बच्चा यदि सहमति नहीं दे रहा है तो आप उसके डाटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कहीं पर। ये यहाँ पर दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब यहाँ पर 3 प्रकार की टेस्ट को पार करना ज़रूरी हो जाता है। राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट्स है और इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से बोला जाता है। एक जजमेंट आया था जस्टिस KS पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का। यहाँ पर जैसे कि आप आधार इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपार या फिर UDSI में, तो यहाँ पर कम से कम 3 चीज़ों का तो ध्यान आपको रखना था, ठीक है। जैसे कि अधिकार को प्रतिबंधित करने में सरकार का वैध हित मौजूद है, ठीक है। जैसे कि मेरे प्राइवेसी का उल्लंघन सरकार कर रही है लेकिन वो किसी की भलाई भी कर रही है तो ठीक है। लेकिन सेकंड नंबर की बात बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एकदम रीजनेबल में किया जा रहा है। तीसरी नंबर की बात ये है, ये जो राइट टू प्राइवेसी को स्टॉप किया जा रहा है ये काम लॉ के माध्यम से हो रहा है। ये 3 चीज़ यदि आप लागू कर रहे हैं तब तो ठीक है, तब आप आधार का इस्तेमाल, आधार के डाटा का यूज़ कर सकते हैं अपार फिर या फिर UDSI में। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत है, जैसे कि लायबिलिटी एफिक्सेशन स्टैंड पॉइंट। कुछ जो एंटिटीज़ हैं जैसे कि डिजी लॉकर जैसी संस्थाएं हैं, इनके माध्यम से यदि एक्सचेंज किया जा रहा है पर्सनल डाटा को और वो भी अनस्पेसिफाइड पर्पस से, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं।
तो हमें आइडेंटिफिकेशन करना है कुछ ऐसे एक्टर्स का, ठीक है, जो कि क्वालिफाई कर रहे हैं एज ए डाटा फिड्यूसरी, डाटा प्रोसेसर, डाटा प्रिंसिपल, वुड बी रिक्वायर्ड फ्रॉम ए लायबिलिटी एफिक्सेशन पॉइंट। ये जितनी भी चीज़ें, जैसे हम डाटा फिड्यूसरी बोल रहे हैं, डाटा प्रोसेसर बोल रहे हैं, डाटा प्रिंसिपल बोल रहे हैं, इन सब चीज़ों में लायबिलिटी को एफेक्स करना पड़ेगा कि भाई आपको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। लेकिन यदि हम बात करें अनमेंशन्ड पर्पस की, इसके लिए स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होना चाहिए, जो कि अभी हमको एब्सेंट दिखाई दे रहा है। अगला जो चीज़ हम देख रहे हैं कि भाई जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसको भी कोई लीगल लायबिलिटी नहीं दी गई है डाटा प्रोटेक्शंस को लेकर के। अगली बात हम करते हैं ग्रीवांसेस ऑफिसर की। यहाँ पर कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि आखिर किस मेथड से, किस मैनर से लीगल लायबिलिटी फिक्स करी जा रही है, ठीक है, ग्रीवांस ऑफिसर्स के ऊपर या फिर ग्रीवांस ऑफिसर्स के द्वारा। वहीं यदि हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पर डेटा का इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके लिए सहमति है, इसके लिए शिकायत निवारण तंत्र है। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब अभी ढूंढना बाकी है। अब वहीं यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, साथ ही साथ टेक्निकल और कानूनी, दोनों तरह की मानक संचालन प्रक्रियाएं अभी भी हमको देखने को नहीं मिल रही हैं कि क्या स्टैंडर्ड तैयार किया जा सकता है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम देखने वाले हैं अभी हाल फिलहाल में जो 2 नंबर का बिमस्टेक रिट्रीट आयोजन किया गया था, इसका क्या महत्व है। इस आर्टिकल के माध्यम से दोस्तों हम बिमस्टेक के महत्व को यहाँ पर समझने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में 2nd फॉरेन मिनिस्टर्स का रिट्रीट का आयोजन किया गया था भारत में। डेट था 11 जुलाई 2024 को, नई दिल्ली को। तो 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है, उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं, ठीक है भाई। पार्टिकुलरली ये जो एरिया है, इस एरिया में मतलब बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो आने वाले देश हैं, ये एक क्षेत्र हो गया है। अब आपको यदि आगे बढ़ना है तो आपके पास साहसिक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ये बिमस्टेक सदस्य देशों की मंशा है। ये चीज़ 2nd फॉरेन मिनिस्ट्री रिट्रीट में क्लियर हो गई है। तो ये लोग चाहते हैं कि भाई आगे बढ़ें एक बोल्ड विज़न के साथ में। तो ये चीज़ क्लियर पता चल गया है हमको 2nd फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट 2024 नई दिल्ली में। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, ये जो बिमस्टेक ग्रुप है वो न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया था 2nd बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को। तो 2nd रिट्रीट का आयोजन किया गया था इंडिया की तरफ से। यहाँ पर फोकस किया जाता है एक इनफॉर्मल प्लेटफार्म के ऊपर, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे मुद्दे उठाए गए थे कि कॉपरेशन किया जाएगा, एक्सिलरेशन किया जाएगा, जैसे सिक्योरिटी के ऊपर, कनेक्टिविटी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट विद इन द बे ऑफ बंगाल। वहीं यदि हम बात करें बिमस्टेक ग्रुप की, तो ये मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं 7 मेंबर कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड थाईलैंड। इसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो विश्व की 22% पॉपुलेशन यहाँ पर रह रही है। सबकी जीडीपी यदि हम मिलाएंगे तो $2.7 ट्रिलियन हो जाती है। एंड बोला जा रहा है कि जो 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स अक्रॉस द बे एवरी ईयर। बे ऑफ बंगाल का कितना महत्व है आप देख सकते हैं। 1/4 हिस्सा विश्व का ट्रेड इसी बे ऑफ बंगाल के माध्यम से ट्रेड हो रहा है। 6 फोकस एरियाज़ की यदि हम बात करें तो कहाँ कहाँ पर ये फोकस करते हैं? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है तो इसके ऊपर फोकस किया ही जाएगा। वहीं यदि हम बे ऑफ बंगाल की बिमस्टेक ग्रुप की बात करें तो ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 देश शामिल हैं।
जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी न किसी प्रकार से बे ऑफ बंगाल से। इस प्रकार से वो एक कॉन्टिजियस रीजनल यूनिटी का निर्माण करते हैं। फॉर्मेशन की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से। तो शुरू में 4 मेंबर स्टेट इसमें शामिल थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। म्यांमार बाद में सदस्य बना था 1997 में, ठीक है। एंड इसके बाद नेपाल एंड भूटान 2004 में ये सदस्यता ग्रहण किए थे। बिमस्टेक ने सेलिब्रेट किया था 20 ईयर कंप्लीशन कब, सन 2017 में। अब जो मीटिंग का आयोजन किया गया था, यहाँ पर आप कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। तो ये जो रिट्रीट था ये था कि भाई हम प्रिपरेशन कर लें 6 नंबर की समिट मीटिंग की, जो कि शेड्यूल रखी गई है सितंबर के महीना में, जिसमें जो बिमस्टेक के लीडर्स हैं वो मीटिंग करेंगे, ठीक है, इन पर्सन मिलकर के पहली बार पोस्ट पैंडेमिक एरा में। आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग साइन करेंगे बिमस्टेक एग्रीमेंट को, जो कि मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से लेकर के रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने को लेकर के ये इसके कुछ फंडामेंटल एम रखे गए हैं इस ग्रुपिंग के। तो शुरुआत इसमें यही करी जाती है बिमस्टेक के बारे में कि भाई ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि पार्टिकुलरली किस एरिया में काम करता है, बे ऑफ बंगाल एरिया में काम करता है। यहाँ पर 5 साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं और 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जो कि कोऑपरेट करते हैं अलग अलग 7 डाइवर्स सेक्टर के ऊपर। इसके अलावा ये अलाउ करता है ये ग्रुप कि भाई जो नई दिल्ली है वो इंगेज हो सकता है मल्टीलैटरल तौर पर, साथ ही साथ बायलैटरल तौर पर भी ये इंगेज हो सकता है यदि आप इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो। जैसे कि हमारे जो ईस्ट वाले देश हैं उनके साथ में, इसलिए काफ़ी वाइटल हो जाता है हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, फॉरेन पॉलिसी इम्परेटिव को लेकर के। एक चीज़ और है जिसके चलते चलते बे ऑफ बंगाल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रहा है नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश इसके ऊपर। इसलिए भारत मजबूती के साथ में इन कंट्रीज से जुड़ा हुआ है बिमस्टेक के माध्यम से। एक चीज़ और है कि भारत को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं ना, उनको क्या काम करता है, समुद्र तक रास्ता दिखाने का काम करता है, ठीक है। जैसे भूटान को यदि बे ऑफ बंगाल से जुड़ना है तो वो भारत होते हुए जा सकता है, ठीक है। नेपाल है ऊपर, नेपाल को इधर जाना है तो वो भारत का इस्तेमाल कर सकता है। अब यदि भारत म्यांमार और थाईलैंड जैसे कंट्रीज़ के साथ में अपना रिश्ता को बेहतर बनाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है अब आप इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आप अब वहीं देखें जैसे कि भारत म्यांमार और थाईलैंड के साथ में यदि जुड़ जाता है तो इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। पहले नंबर की बात यह है, इंडो पैसिफिक रीजन में भारत अपनी पकड़ को और मजबूत बना सकता है, क्योंकि ये आसियान में भी शामिल है। आसियान में शामिल इसका मतलब ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों के दोनों कंट्रीज़ मेंबर हैं, इसलिए ये एक सेंट्रल इम्पोर्टेंस वाली बात हो जाती है इंडो पैसिफिक रीजन में। एंड थाईलैंड ने भी इस आइडिया के ऊपर जोर दिया था इस रिट्रीट में। इसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया था एज ए ब्रिज बिटवीन बिमस्टेक एंड आसियान। तो बिमस्टेक और आसियान के बीच में एक पुल का काम करेगा कौन, थाईलैंड। इस बात पर थाईलैंड खुद जोर देता है। अब ये जो बैठक का आयोजन किया गया था, रिट्रीट का आयोजन किया गया था, इसके 2 पार्ट हैं। अलग अलग पार्ट में इस बैठक को हम ले सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर का जो सेगमेंट था, इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट आए थे उन्होंने जोर दिया था भाई बिमस्टेक की करंट स्थिति क्या है, करंट स्टेट क्या है अभी बिमस्टेक का। साथ ही साथ बिल्ड किया था एक प्रेजेंटेशन इंडिया के द्वारा,
कि हम जो है कुछ की आउटकम को इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट रिट्रीट में जो हम वादे किए थे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। इसके बाद फर्स्ट सेगमेंट में ही मल्टीपल आइडिया शेयरिंग का काम भी किया गया, जैसे कि इस्टेब्लिश किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंबर स्टेट, फोकस किया जाएगा एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के ऊपर। इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि हम जो है कैंसर के लिए काम करेंगे। क्या काम किया जाएगा इंडिया की तरफ से? कैंसर रिसर्च के ऊपर फोकस किया जाएगा, ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, साथ ही साथ ई वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा पेशेंट को जो कि बिमस्टेक मेंबर के हैं। वहीं यदि हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की तरफ से भी बोला गया कि हम जो है किडनी डिसीज़ का इंक्लूज़न इसमें करना चाहते हैं। 5वें नंबर में कुछ हाईलाइटेड एरियाज़ के ऊपर बातचीत करी गई थी, जिसमें बोला जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है कैसे करके ट्रेड में आगे बढ़ सकता है, जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं उनको कैसे करके हम प्रमोट कर सकते हैं। ये से 1-2 मुद्दे थे जिनके ऊपर बातचीत होती है, जैसे कि कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी एंड काउंटर ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक एंड इलीगल आर्म। इलीगल हथियारों की जो ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग्स की जो तस्करी होती है, उसको रोका जाए, इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। अब जो सेकंड सेशन रहा था इसमें कहाँ कहाँ पर बातचीत होती है। श्रीलंका ने क्या बोला? श्रीलंका ने बोला है कि हमें मेजरमेंट करने की ज़रूरत है मिनरल रिसोर्सेज की जो कि बिमस्टेक कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, जैसे कि क्ले, बिटुमिन, कोयला, ग्लास सैंड, ग्रेनाइट, आयरन ओर, ठीक, लेड, जिंक, गोल्ड, ये सारी चीज़ें जो पाई जा रही हैं इनका सबसे पहले हमको पता लगाना है कौन से देश में कहाँ। साथ ही साथ श्रीलंका ने बोला था कि हमें वर्टिकल इंटीग्रेशन में जोर देना है। ठीक है, किसका वर्टिकल इंटीग्रेशन? प्रोडक्शन विद इन द स्पेसिफिक सेक्टर इन द इकोनॉमीज ऑफ द कंट्रीज। इससे क्या होगा, ये जो कंट्रीज़ हैं अपने प्रोडक्शन स्ट्रक्चर में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। कोई देश बोलेगा हम इस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, कोई बोलेगा इसका, कोई बोलेगा इसका, तो ऐसे करके प्रोडक्शन में विविधता लाई जा सकती है। अगली बात यदि हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने बोला था कि ब्लू इकोनॉमी को हमें फोकस करना चाहिए एंड बोला जाता है कि जो ब्रीडिंग का सीज़न रहता है उस दौरान फिशिंग नहीं होना चाहिए एंड कुछ जो बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड जुड़ी हैं ब्लू इकोनॉमी समस्याएं, उनके ऊपर भी फोकस किया जाता है। भूटान ने क्या बोला था? भूटान ने बोला है कि टूरिज्म, कल्चरल एक्सचेंजेस के ऊपर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेपाल ने बोला है कि ये जो पूरा का पूरा रीजन है ना, यहाँ पर हमको सिनर्जी देखने को मिलती है, यहाँ पर हमको एक होकर के काम करना है एंड ट्रांसफॉर्म करना है बिमस्टेक को एक रिजल्ट ओरिएंटेड रीजनल फोरम के तौर पर। थाईलैंड ने फोकस किया था कि हमें जो है जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डोमेन है उसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। म्यांमार का कहना है कि जो ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं उसको हमें रोकना है। अब वहीं यदि हम बात करें, बायलैटरल मीटिंग का भी आयोजन किया गया था। बायलैटरल मीटिंग का आयोजन, जैसे कि भारत और म्यांमार के बीच में बातचीत होती है, तो इन्होंने कुछ मुद्दे के ऊपर बातचीत करी थी, जैसे कि बॉर्डर में जो ड्रग्स की तस्करी होती है, इंसानों की खरीदी बिक्री होती है, इसको रोकना है। बहुत सारे लोग जो भाग भाग करके इंडिया आ जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बातचीत करी जाती है। अगला जो बायलैटरल बातचीत हुआ था वो बांग्लादेश के हुआ था, बांग्लादेश के लिए हुआ था। पार्टिकुलरली यहाँ पर तीस्ता रिवर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट चला आ रहा है ना, तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। बांग्लादेश कहता है कि हमको आप 50% पानी दीजिए, ठीक है, दिसंबर और मई के महीने में हर साल, जबकि इंडिया कहता है कि हमें 55% पानी हम रखेंगे। नेगोशिएशंस 1983 से ही चल रहे हैं, है ना, तो इसमें आप देखेंगे 39% इंडिया के पास है, 36% बांग्लादेश के पास और 25% जो हिस्सा है वो अनएलोकेटेड रहता है। अब फिर 2011 में क्या होता है? 2011 में आप देखेंगे दिल्ली एंड ढाका एक एंटरिम डील पर साइन किए थे 15 साल के लिए,
जिसमें बोला गया था कि इंडिया को 42% देते हैं, बांग्लादेश को 37.5% देते हैं, लेकिन बनर्जी ने इसका विरोध किया था। ठीक है, तो जो तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है वेटिंग टू बी साइंड सिंस 2011। अब तीस्ता रिवर के ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना दे रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि लगभग 26 जो प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, मोस्टली सिक्किम में बनाए गए हैं, ताकि 50,000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जा सके। ये इसका मैप आप देख सकते हैं तीस्ता रिवर का, और यहाँ पर तीस्ता रिवर से रिलेटेड कुछ जानकारी भी जुड़ी हुई है कि कौन कौन सी कहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। वहीं यदि हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो ये जो साल है काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है इंडिया के एक्ट ईस्ट एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज़ के लिए। एंड यदि आप बिमस्टेक के ऊपर जोर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है दिल्ली अपना पूरा एफर्ट लगा रहा है कि आप जो है कोलैबोरेटिव ग्रोथ ला सकते हैं नेशनल के लिए एंड अपने रीजनल के लिए भी।